नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की वार्तावली में आपका स्वागत है। हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को लेकर के संस्कृत और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं आज। और हमारे साथ इस चर्चा में आज अतिथि के रूप में आए हुए हैं प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी। आपने संस्कृत के विषय में कई शोध कार्य किए हैं और अभी आपका जो शोध कार्य चल रहा है वो वस्तुतः बहुत गंभीर शोध कार्य है। आप संस्कृत का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के ऊपर अपना शोध कार्य कर रहे हैं, एक नई पुस्तक प्रकाशित करने जा रहे हैं। मेरा एक प्रश्न आपसे सबसे पहले ये है कि 1857 में क्रांति हुई। अंग्रेज़ तो 1600 तक थे, तो 1600 से 1857 इतने लंबे अरसे तक कहीं कोई क्रांति उठती हुई नज़र नहीं आई। ऐसी क्या वजह थी? ऐसा क्या सहज चल रहा था? रघुवीर जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें, जो हमारा देश है शांति प्रिय देश है जी, और हम जो है मानवता में भेद को नहीं मानते। हमारी संस्कृति अभेद की संस्कृति है। हम सबको अपना मानते हैं और सबके अपने होते हैं जी। किंतु यह स्थिति तब तक ही रह सकती है जब सामने वाला भी हमें अपना माने। कहीं अगर वो सामने वाला हम पर शासन थोप करके और हमसे बलात् ज़बरदस्ती करे और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मर्यादाएं हैं, उसको तोड़े, तो हम फिर हमसे उग्र भी कोई नहीं होता। आप देखेंगे कि जो पहले के जो वायसराय या लॉर्ड जो भारत में आए थे, उन्होंने भारतीय शासन पद्धति को चलाने के लिए पूरी तरह भारतीय संस्कृति में जो मान्यताएं थी उनको लिया और जो हमारे ग्रंथ थे उनको अपनाया। वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत सारे हमारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। उन्होंने पंडितों की एक समिति बना रखी थी और जो न्यायालयों में और प्रशासन में कार्य करने वाले काम आने वाली जो चीज़ें थीं, वो सब हमारी भारतीय संस्कृति की चीज़ें होती थी और उनको वो अंग्रेजी में अनुवाद करवाते थे। और बहुत सारे अंग्रेज विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कि संस्कृत को सीखा और सीख करके उसका अध्ययन किया। तो वहाँ तक आप देखेंगे कि हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, वो उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती दिखती हैं जितनी बाद में इनमें क्रूरता आ जाती है। और ये हम उन्हें शासक नहीं मानते क्योंकि वो हमारी ही चीज़ों को हम पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं उस समय तक कि कुछ नहीं, ठीक है, करने वाले कोई और हैं लेकिन ये भी अपने हैं। हम लोग अतिथि देवो भव की संस्कृति वाले लोग हैं। लेकिन अंग्रेजों ने उस चीज़ को हमारी मूर्खता समझी जी। और जब हमारी वो मूर्खता समझी तो भारतवासी धीरे धीरे समझने लग गए कि नहीं, अब ये हमें ये मान रहे हैं कि ये तो अपने को तो लंदन का मान रहे हैं और हमें दोहन करके और सब कुछ उधर लिए जा रहे हैं। तो जो हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी भाषिक मान्यताएं और हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं जब चोटिल होने लगीं, तब 1857 की क्रांति ने भी जन्म लिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति जब होती है तो पूरा समाज जागृत हो उठता है और सबसे पहले संस्कृत का विद्वान जागृत होता है। संस्कृत इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वो कोई व्यक्ति उसको नहीं बोलता, वो एक अलग बात है, लेकिन संस्कृत हमारे अंदर रची बसी है। जो संस्कृत की मान्यताएं हैं वो इतनी घुल मिल गई हैं हमारे लोक जीवन में कि वो हम ये नहीं जान पाते कि ये लोक जीवन है या संस्कृत जी। वो क्योंकि पीढ़ियों से हमारे चल रही है वो। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारी धार्मिक मान्यताओं को भी आहत किया और इनने ये सोचा कि पूरी तरह से इस देश का माने लंदनीकरण कर दिया जाए, ईसाइयत इसमें थोप दी जाए, अपनी मान्यताओं को थोप दिया जाए। तो इन्होंने संस्कृत, जो उस समय तक राजभाषा थी, आप देखेंगे उसके पहले तक जितना भी शासन का कार्य होता था वो संस्कृत के माध्यम से हुआ करता था। वहाँ पंडित हुआ करते थे, नियुक्त होते थे। बहुत सारे पत्र आज भी
उपलब्ध हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह में जा कर के देखें तो वो मिलते हैं। तो मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई उसमें संस्कृत को स्थान नहीं दिया, और जो हमारे पाठशालाएं हमारी थीं, मैकाले का ये मानना था कि अगर भारत में चिरकाल तक राज्य करना है तो इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बनाई कि जो हमारी चतुष्पाठी की परंपरा बंगाल आदि में थी, आसाम वगैरह, वो नष्ट हो गई। जो हमारे उत्तर भारत में इधर आप देखेंगे कि संस्कृत पाठशालाएं चलती थी और गुरुजन जो है तपस्वी की तरह पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षित करते थे, वो सारी उन सबको उसने अवैध घोषित कर दिया। और अंग्रेजियत के माध्यम से स्थापित जो विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा को लेकर के इन्होंने आगे बढ़ने की बातें की। तो जब ऐसा हुआ तब भारत जो है वो उद्वेलित हुआ और वो अंग्रेज़ों के सामने आकर के खड़ा हो गया। तो आप कह रहे हैं कि जब तक हमारी मान्यताओं के अनुसार शासन चल रहा था तब तक कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन हमारी मान्यताओं की से छेड़छाड़ मेकाले ने की और मेकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति पे हस्तक्षेप किया शिक्षा पद्धति में। जी। तो उस समय के जो संस्कृत विद्वान थे वो आंदोलन में आए। जी जी। तो उसमें क्या योगदान रहा? आप उस समय देखिए कि जब महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक होता है तो हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो विजयिनी महाकाव्य, श्रीश्वर विद्यालंकार जो है विजयिनी महाकाव्य लिखते हैं, और रविराज वर्मा जो है अंग्रेज साम्राज्यम करके राज्य महाकाव्य लिखते हैं। लेकिन उन महाकाव्यों में वो ये भी देते हैं कि वो उस देश का कोई अस्तित्व नहीं होता जहाँ पर अपना शासन ना हो। और आप देखेंगे कि एक उदारवादी दृष्टिकोण वहाँ पनपता है। और हम जॉर्ज पंचम का भी सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं जी। और हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह को आप देखें कि वो लोग एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो है उन्हें समर्पित करते हैं। तो वहाँ तक तो बात चलती है, लेकिन जब ये संस्कृत के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो बहुत सारे अंग्रेज जो कि हमारे पंडितों के पास रह करके और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करके गए थे, जैसे उसमें एक ही नाम हम ले लें विल्सन का, H.A. विल्सन जो थे वो कलकत्ता और काशी में रह कर के पढ़े थे, और जयदेव तर्कालंकार जैसे जो उनके गुरु थे उन लोगों ने उनको पढ़ाया था और उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। तो जब मैकाले ने संस्कृत का वध करना शुरू किया तो जयदेव तर्कालंकार ने, माने पंडितों की बंगाल में कलकत्ता में सभा हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारा ही विद्यार्थी तो है वो, हम गुरु शिष्य परंपरा पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं हम लोग। हम तो ये मानते हैं कि मतलब शिष्य है मतलब हम ही हैं। तो उन्होंने H.A. विल्सन को एक पत्र लिखा। एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ कि कलकत्ता में जो संस्कृत पाठशाला आज जो कि संस्कृत कॉलेज विश्वविद्यालय के रूप में बन गया है, वहाँ जो पंडित थे उन्होंने निर्णय लिया और एक पत्र लिखा कि अस्मिन् संस्कृत पाठ सद्म सरसि त्वत्स्थापिता ये सुधी हंसा कालवशेन पक्षरहिता दूरम गते ते त्वयि तत्तीरे निवसन्ति संप्रति पुनः व्याधास्तदुच्छित्तये तेभ्यस्त्वं यदि पासि पालक तदा कीर्तिश्चिरम स्थास्यति। हे विल्सन, तुमने जो संस्कृत पाठशाला रूपी सरोवर में विद्वान रूपी हंसों को स्थापित किया था जी, आज मैकाले रूपी बहेलिया व्याध उनको मारने के लिए उस तट पर खड़ा हुआ है। तो अगर तुम इन बहेलियों से हमारी रक्षा करो, उन विद्वान हंसों की, तो तुम्हारी कीर्ति जो है चिरकाल तक बनी रहेगी, चलेगी। और ये पत्र विल्सन को मिलता है। कई पत्र लिखे गए, मैं यहाँ समय अभाव के कारण एक ही उद्धृत करूँगा। तो वो जयगोपाल तर्कालंकार को लिखा हुआ जो पत्र, जयगोपाल तर्कालंकार ने ये पत्र लिखा और वो जवाब देते हैं, बिल्कुल उनमें वो शिष्यता का भाव नहीं है जो होना चाहिए, वो चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, वो भी पद्यबद्ध। अच्छा, विल्सन भी पद्यबद्ध उत्तर देते हैं और कहते हैं विधाता विश्व निर्माता हंसस तत्प्रिय वाहना। मतलब जो सुधी हंस इन्होंने अपने को कहा, विद्वान रूपी हंस, तो कहते हैं जो ये विश्व का निर्माता विधाता है, हंस उसका प्रियवाहन है। तो इसलिए अतः प्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एव तान्, तो ब्रह्मा ही उन हंसों की रक्षा करेगा। अब आप देख लीजिए, ये थोड़ा गलत जवाब दिया। जवाब दिया।
और अमृतम मधुरम सम्यक संस्कृतम ही ततोधिकम देवभोग्यमिदम यस्मात् देवभाषेति कथ्यते। उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया में अमृत बहुत मीठा माना जाता है, लेकिन संस्कृत जो है वो अमृत से भी कहीं मीठी है। और इसीलिए ये देवभोग्य है, देवभाषा है, इसलिए संस्कृत जो है मुझे भी बहुत प्रिय है। और वो कहते हैं, न जाने विद्यते किम तन माधुर्यमेव संस्कृते सर्वदैव मधुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम। संस्कृत में न जाने कौन सी मधुरता है कि हम विदेशी भी उसके मधु से मतवाले हैं, उसके रस से मतवाले हैं। और यावत भारतवर्षम स्यात् यावत विंध्य हिमालय यावत गंगा च गोदा च तावदेव ही संस्कृतम। ये चिकनी चुपड़ी भरी बात, मतलब उन्होंने मैकाले को कुछ नहीं कहा कि संस्कृत से कुछ मत बोलो, इन पाठशालाओं को चलने दो, ये तपस्वी विद्वान जो है यहाँ कुछ बिना पाए पढ़ा रहे हैं, वो न करके ऐसा पत्र लिखते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं विल्सन भी उसमें दोषी हैं, या मैकाले की जो शिक्षा नीति है वहाँ कहीं ना कहीं विल्सन का भी योगदान देखा जा सकता है। ये हम भले माने कि विल्सन यहाँ से पढ़ के गया था तो हमारे पक्ष में वो कुछ कहेगा, तो वो नहीं किया। और जब ऐसा हुआ तो हमारे जो चतुष्पाठी और पाठशालाएं जो थी वो बंद होने लगी, संस्कृत की शिक्षा को अवैध घोषित कर दिया गया। और तब इन पंडितों ने जो है, विद्वानों ने और संस्कृत के विद्यार्थियों ने जो है क्रांति का उद्घोष कर दिया। क्रांति जो है पूरी तरह से, पहले संस्कृत के लोगों ने, ये संस्कृत भाषा की लड़ाई थी, संस्कृत के अस्तित्व की लड़ाई थी कि जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण करती है। अर्थात मैकाले ने जैसे ही पाठशालाओं का बंद किया तो इसके प्रतिरोध में संस्कृत विद्यार्थी और संस्कृत शिक्षक आए और फिर ये एक आंदोलन के रूप में। तो इसके अंदर उस समय की पत्रकारिता जो हुई उसका कोई योगदान है, या जैसे उस वक्त अरविंद घोष अपने आप में एक व्यक्तित्व रहे, तो उनका कहीं कोई योगदान इस? हाँ, ये उस समय आप देखिए 1866 में संस्कृत में संस्कृत पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। 1866 में जून महीने में सबसे पहली पत्रिका जो काशी विद्या सुधा निधि या द पंडित करके वो प्रकाशित होती थी, काशी से निकली। तो उस समय काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय था, जहाँ की टी.एच. ग्रिफिथ जैसे विद्वान थे जिन्होंने कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और थी वो बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान, प्रिंसिपल पद पर अंग्रेजी होते थे। हालांकि अंग्रेजों का कोई कंट्रीब्यूशन उस महाविद्यालय में नहीं था, उसको काशी नरेश ही चलाते थे। पूरी संस्था जो है वो काशी नरेश के खर्च से चलती थी, लेकिन अधिकार उनका हुआ करता था। आज जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किसी जमाने में काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के नाम से विश्व में प्रसिद्ध था। और पूरे विश्व के और देश के तो कोने कोने के विद्यार्थी वहाँ आते थे पढ़ने के लिए। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद भी वहीं के विद्यार्थी थे। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद। कुछ लोग ये लिखते हैं कि काशी विद्यापीठ में वो गए, ऐसा नहीं है। काशी विद्यापीठ में नहीं, बल्कि उनकी माँ ने उन्हें संस्कृत पढ़ने को भेजा और वो बनारस गए। और जब वो बनारस गए तो उन्होंने काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में ही एडमिशन लिया। 14 वर्ष की उम्र थी उनकी उस समय, और पूर्व मध्यमा में वो पढ़ रहे थे। और जब उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को सुना और मनमथ दास गुप्त वगैरह के प्रभाव में वो आए, तो उन्होंने असहयोगी संस्कृत छात्र समिति का गठन किया। और असहयोगी संस्कृत छात्र समिति का गठन करके वो अंग्रेजों का पग पग पर विरोध करने लगे। वो उम्र भी कुछ ऐसी होती है कि जो जुनून आ गया सो आ गया। तो उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे परतंत्र नहीं रहना बिल्कुल। और वो जो छात्र समिति है वो जब अंग्रेज़ों का विरोध करती है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में लिखा है, उनका नाम नहीं लिया उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद का, लेकिन उन्होंने लिखा है कि एक 14 साल का बच्चा था और उसको पकड़ करके जब न्यायालय में पहुंचाया गया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आज़ाद। ये कथा बहुत प्रसिद्ध भी है। तो ये आज़ाद मेरा नाम है, और तुम्हारे पिता कौन हैं, तो स्वतंत्रता माता क्या, ये सब प्रश्न जो है वो चलते हैं। इसके बाद 15 कोड़े मारने की सज़ा उनको मिलती है उस उम्र में जी। और जब 15 कोड़े मारे जाते हैं उनको, तो वो प्रत्येक कोड़े में भारत माता की जय बोलते हैं।
और तब तक बोलते हैं जब तक बेहोश नहीं हो जाते। वो कोड़े ऐसे नहीं होते थे कि कोई कपड़े का होता था, वो कोई पतली तार होती थी कि जहाँ लगती थी वहाँ तक खाल निकाल लेती थी। तो वो वर्णन ये करते हैं उनका नाम लेते हुए। तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को सज़ा मिलती है और वहीं से ये संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत पढ़ने गए थे, संस्कृत के विद्यार्थी जिनका आज क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा नाम हम लेते हैं। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे भगत सिंह भी इनके संपर्क में आते हैं जी। और राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह जो बड़े क्रांतिकारी हैं, वो ये कहीं ना कहीं सब संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं। और ये कहते हैं कि ये हम तो क्रांति वाला, क्योंकि उम्र भी इनकी उस समय की है। गांधी जी का जो असहयोग या सत्याग्रह है वो उनकी उम्र के अनुसार है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो परिपक्व हैं और ये तरुण हैं, अभी तो किशोर हैं। तो इनके अंदर जो है वो क्रांति का जो है बीज पनपता है। और तो उस समय संस्कृत के जो ये विद्यार्थी हैं ये लोग काम करते हैं। और आपने बात जो संस्कृत की पत्रकारिता की, तो वहाँ पंडित परिक्रमा निकलना शुरू हुई, या काशी विद्या सुधा निधि, ये उसके 2 नाम थे। लेकिन उसके बाद ही ऋषिकेश भट्टाचार्य लाहौर से निकालते हैं संस्कृत की एक पत्रिका जिसको विद्योदय कहा जाता है। और कलकत्ता से जयदेव वेदालंकार निकालते हैं संस्कृत चंद्रिका। और जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं वो मराठी में एक पत्र निकालते हैं केसरी। और बहुत सारी विज्ञान चिंतामणि वगैरह बहुत सारी पत्रिकाएं उस समय निकलती हैं। और उन पत्रिकाओं में आप देखें कि अंग्रेज़ों के लिए ये पूरी तरह से आग उगलना शुरू करती हैं। जब बंगाल का विभाजन शुरू होता है तो संस्कृत चंद्रिका में अप्पा शास्त्री राज बड़ेकर की जो संपादकीय, उन्हें आज भी आप पढ़ें अगर थोड़ा बहुत कहीं मिल जाए, तो वो शब्दों की क्षमता है, वो उन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं कि जो तरुण हैं वो उन्हें पढ़ करके एकदम देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। और उसी समय एक घटना और घटती है साहित्यिक। आप देखिए साहित्य जो होता है वो साहित्य का प्रयोजन है, साहित्य की रचना का प्रयोजन ही यही होता है कि वो अपनी बात को बड़ी सरलता से जन जन तक पहुंचा दे। तो जो अंबिका दत्त व्यास हैं वो शिवराज विजय लिखते हैं उसी समय, और शिवाजी का जीवन परिचय लिखते लिखते, और वो लिखते हैं क्वाद्य मंदिरे मंदिरे जय घोषा, हाँ, वेदाह विदीर्यन्ते इत्यादि वो लिखते हैं कि अब मंदिरों में जय घोष कहाँ, वेद फाड़े जा रहे हैं, गलियों में संस्कृत का पूरी तरह से सब कुछ बंद हो गया है। उससे जो हमारे युवा संस्कृत के अध्येता हैं वो पूरी तरह से तैयार होते हैं और तैयार होकर के और क्रांति में जुट जाते हैं। और जब क्रांति में जुटते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद तो हैं ही, भगत सिंह भी, अच्छा भगत सिंह भी संस्कृत के, उदयवीर शास्त्री ने अपने न्याय दर्शन की भूमिका में बताया है, लाहौर के उसी कॉलेज में वो थे जहाँ वो पढ़ते थे, कि वो भी संस्कृत के विद्यार्थी थे। उस समय जो संस्कृत नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा। तो भगत सिंह भी उनके संपर्क में आते हैं। ये 3 लोगों की 4 लोगों की जो ये बनती है और जो असेंबली में बम कांड वगैरह करते हैं, ये सारे विद्यार्थी संस्कृत के हैं और ये संस्कृत को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। और वंदे मातरम जो गीत है संस्कृत का, जो कि बाद में बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ में संकलित हुआ, पहले वो आनंद उन्हीं के का आनंद मठ उपन्यास है, लेकिन वो उन्होंने राष्ट्रगान के रूप में इसे लिखा था और उसे ही राष्ट्रगान बनाया जा रहा था। राजनीतिक परिस्थितियों बस फिर बाद में स्वतंत्रता के बाद उसे नहीं बनाया गया, जबकि इसी वंदे मातरम ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। बिल्कुल स्वतंत्रता आंदोलन की एक मूल भावना वहाँ पर थी। तो अप्पा शास्त्री राशि बड़ेकर जो है वो संस्कृत चंद्रिका निकालते रहे और जब बहुत विरोध किए तो अप्पा शास्त्री राशि बड़ेकर को कलकत्ता अंग्रेज़ों ने छुड़वा दिया और वो जाकर कोल्हापुर बसे और कोल्हापुर में उनको ऐसा प्रताड़ित किया गया कि फिर बाद में उन्हें वाई जाना पड़ा। और वो एक सुनृत वादिनी नाम का अखबार भी निकालते थे, उसमें भी अंग्रेज़ों की वो काफ़ी दुर्दशा करते थे, लिख करके उनके नीतियों का विरोध करते थे। और विज्ञान चिंतामणि जो थी वो तो पता नहीं कौन प्रकाशित करता था, क्योंकि वो रात में काम करना शुरू करते थे और सवेरा होने से पहले बांट करके सब भूमिगत हो जाते थे।
क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो इनको जब्त तो करते ही थे, उन लोगों को बंदी बना लेते थे। तो चोरी चोरी इस तरह से संस्कृत की पत्रिकाएं जो है ये छुपा हुआ पक्ष रह गया और अब तक समाज के सामने नहीं आया कि संस्कृत इतना ज्यादा योगदान कर रही है स्वतंत्रता आंदोलन में। अच्छा, संस्कृत के साथ एक और बड़ी खूबी रही कि अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर जो है, जब हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके जो केसरी उनका जो अखबार था उसमें श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने यद्यपि वेदों को लेकर के तेजस्विता शीर्षक आर्टिकल उन्होंने लिखा, लेकिन अंग्रेजों ने उस तेजस्विता शीर्षक आर्टिकल को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी और सातवलेकर जी को जेल में डाल दिया, और बाद में उन्होंने तिलक जी को भी जेल में डाल दिया। और जब तिलक को जेल में डाला तो अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकस्य कारागृहवासः करके 40 पद्यों की कविता लिखी, जो कि बेड़ी और हथकड़ी में, मुझे लगता है कि विश्व साहित्य में हथकड़ी और बेड़ी पर पहली कविता ये लिखी गई। और उन्होंने कहा कि आज बेड़ी और हथकड़ी को जो दूषित किया जाता है, दोष कहा जाता है, वो दोष आज खत्म हो गया, क्योंकि उतने बड़े तपस्वी महात्मा के पैरों में जा करके पड़ गई। बहुत सुंदर। और ये लिखा, और इसके बाद श्रीपाद, उनको सज़ा भी 6 वर्ष की दी गई तिलक को, और बहुत बड़ा भारी भरकम जुर्माना भी किया गया। और दामोदर सातवलेकर जी को 3 वर्ष की सज़ा दी गई, और इसके बाद वो लाहौर चले गए। वहाँ पर अपने स्वाध्याय मंडल से उन्होंने पूरे वेदों का संपादन किया और भाष्य किया। तो ये सारी चीज़ें उस समय चलती गईं, और अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर तो इतना खुलकर सामने आए कि बंदी सुकह शीर्षक उन्होंने कविता लिखा कि ये तोते, तू जो सोने के पिंजरा में बंद है, इसको सोना मत समझ, ये पिंजरा है, और इसको मतलब सोने का पिंजरा समझने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर देगा। इस तरह की कविताएं उस समय लिखी गईं। और बहुत सारी जो संस्कृत उद्यान पत्रिका निकली, आपका जो ये चेन्नई से जो है सहृदया नाम की पत्रिका निकली, 400 के लगभग पत्रिकाएं, भले वो थोड़े दिन चली हों, अंग्रेजों ने मार पीट के उनको बंद कर दिया हो, लेकिन निकली। मतलब आप कह रहे हैं कि भारत के कोने कोने से संस्कृत, तो एक तरह से ये एक संस्कृत एक ऐसी भाषा रही जो पूरे भारत को एक जोड़ी में। और इसके साथ एक खूबी ये थी कि हिंदी में जो लिखा जाता था उसको वो समझ जाते थे। हाँ, और अच्छा, और एक मजे की बात कि जैसे वंदे मातरम ये बोलते थे, तो अंग्रेज ये नहीं समझते थे कि वंदे मातरम बोल रहे हैं, ये समझते थे कि बांधो मारो। अच्छा। तो वो बहुत सारे सिपाही भाग जाते थे। तो हिंदी में अगर लिखते थे तो उस भाषा को वो समझ जाते थे, लेकिन संस्कृत में भी समझने लगे। लेकिन उस समय हुआ ये कि जब इन्होंने मुकदमा किया संस्कृत पत्रकारों पर या संस्कृत लेखकों पर, तो ये श्लेष और यमक का सहारा लेके लिखने लगे। ये हमारी खूबी थी कि श्लेष में 2-2 अर्थ निकलते हैं, 3-3 अर्थ निकलते हैं। तो अंग्रेजों के दोष को वो श्लेष और अलंकारों के माध्यम, श्लेष और यमक के माध्यम से दिखाने लगे। उसमें गंगाधर शास्त्री जो काशी में थे, बहुत महनीय आचार्य थे, और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में वो साहित्य और दर्शन के प्रथम विभाग अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अलिविलास संलाप नाम का एक काव्य लिखा। अब उसमें मैं एक पंक्ति उसकी बताता हूँ कि वो किस तरह से अली को कभी अंग्रेज बना देते हैं और कभी भौरा ही बना देते हैं। अली माने भौरा ही होता है। तो वो एक विलासी है, वो भौरा का स्वभाव है कि कभी इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल जाता है और रस लेता रहता है जी। अब वो वेदांत की जो व्यावहारिक और प्रातिभाषिक और पारमार्थिक ये जो 3 सत्ताएं हैं, इनको लेकर के काव्य लिखे वो, कि भौरे को कहते हैं, भौरे के मुंह से कहलवाते हैं कि अये विलासिन नहीं विद्यते में रसाल साले भी निवेश लेसा अशक्त चेता जन काननोद्यत सर्वागमोत्थम रसमाद्रिय। हम वो कहते हैं कि अरे विलासी, ना मेरा केतकी से कोई लेना देना है, ना आम से कोई लेना देना है, ना कमल से कोई लेना देना है जी। मैं अशक्त चेता हूँ। अशक्त चेता, मेरा किसी से मोह नहीं है। अब यहाँ जन काननोद्यत सर्वागमोत्थम को आप देखिए, तो जन कानम, अब यहाँ पर उन्होंने श्लेष का प्रयोग कर दिया। जन काननोद्यत, जनानाम माने लोगों के, कानन माने खेतों में,
उद्यत माने उत्पन्न हुआ जो अन्न है उसको मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं वो तो अंग्रेजों का, मैं वो किसानों का सब कुछ शोषित लेकर के और अपने खजाने को पूरा करता हूँ। ये इस तरह का संदेश जनता में प्रसारित करते हैं। अब जब इस पर किसी अंग्रेज ने पक्ष किया कि आपने ये लिखा है, तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा है जनकाननोद्यत। तो जनकस्य, जनक नाम के जो योगी हुए उनके आनन माने मुख से उद्यंता वृद्धिम गच्छन्ता ये सर्वे आगमा, माने जनक के मुख से निकले हुए जो उपनिषद वेद आदि सिद्धांत हैं उनको आदरिये, ब्रह्म का मैं आदर करता हूं। तो वो कोर्ट में जाकर के अपना ऐसा पक्ष प्रस्तुत करते थे कि हमने ये नहीं लिखा, हमने ये लिखा है। तो इस तरह से जो हमारी संस्कृत साहित्य की भूमिका है वो यमक और श्लेष के बल पर कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो गई अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा, और हमारे जो संदेश हैं वो जन जन तक जाने लगे। और कुछ पंडित, वहाँ महोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री जैसे आचार्यों ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हरिदत्त पालीवाल जो कि आपके यहीं फर्रुखाबाद के थे, सुभाष चंद्र बोस के सेना में थे, अलीगढ़ बम कांड के वही पुरोधा थे, उनको बहुत पीटा गया। और उन्होंने शंखनादा वगैरह जो कविताएं लिखी कि अटलक क्रांतिर गायत गीतम, वो तो सब एक गीत, संस्कृत गीत भी प्रचलित रहे। संस्कृत गीत क्या मतलब, और ये जो रामनाथ प्रणयी और जानकी वल्लभ शास्त्री, ये सब लोगों ने, मैं आपको जानकी वल्लभ जो रामनाथ प्रणयी जो हैं उनकी आप देखिए कविता है व्यर्थम मुंचन लोचन नीरम। इसके पहले आप देखेंगे कि संस्कृत में ऐसी कविता नहीं आती, वो पारंपरिक छंदों में है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की जो कविता है वो लोक के स्वभाव को देखकर चलती है। तो संस्कृत की रचना धारा जो है वो उस समय लोक को प्रभावित करने के लिए, लोगों के लिए ही होता है, इसलिए वो वैसे ही गीत वैसे गीत। तो वो अपनी रचना अपनी एक माने नई पृष्ठभूमि भी उस समय तलाशती है। व्यर्थम मुंचन लोचन नीरम जगति भवत्येवं बहुहेला नैषा युवजन विलपन वेला। ये बड़ी सहज भाषा सी लग रही है, ये मतलब तो जुड़ी हुई, ये माने युवाओं के विलाप की वेला नहीं है। संग्रामे सैनिक विजयश्री अंचति नूनम त्वादृश वीरम, तुझ जैसे वीर को ही संग्राम में विजयश्री वर्ण करती है, तू रो क्यों रहा है, चल युद्ध में। और अहमस्मि रणभेरी रवा, मैं रणभेरी रहूं और प्रतिपक्ष हृदय विदार का, शत्रुओं के हृदय को फाड़ देता हूँ। मद मत्त कुंजर मार का, मत वाले हाथी को मार देता हूँ। और पवि परुष हृदय स्पंदनो वन नंदन कंठी रवा, मैं ऐसा कंठी रहूं, ऐसा शेर हूँ जो पवि परुष हृदय स्पंदन है। पवि माने वज्र, वज्र के समान कठोर हृदय वालों के हृदयों को भी फाड़ देने वाला मैं हूँ। ऐसे ओजस्वी गीत लिखे रामनाथ प्रणयी ने और राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्पित किया। और इन गीतों को गाते हुए जो हमारे युवा क्रांतिकारी थे वो योगदान देते थे देश की स्वतंत्रता में। तो ये इसके अलावा शायद मथुरा प्रसाद दीक्षित जी, पंडित पंडिता क्षमा राव जो थी वो शंकर राव दीक्षित की पुत्री थी, पुणे में थे वो। और आपको बता दूं कि अथर्ववेद का प्रथम संपादन क्षमा राव के पिताजी ने किया था। और पंडिता क्षमा राव ने गांधी जी से वो बहुत प्रभावित थी। और जो इनका मायका था, पिता का घर था, वो तो गरीब था, लेकिन इनका विवाह जहाँ हुआ वो बहुत बड़े घर में हुआ। तो इन्हें धन की कमी नहीं थी और ये रचनाएं करती रहीं। तो उत्तर एक सत्याग्रह गीता और उत्तर सत्याग्रह गीता ये उन्होंने लिखा। महात्मा गांधी के समग्र जीवन को इन्होंने उसमें बांधा, गीता के फ्रेमवर्क में बांधा। और डायर की क्रूरता और अंग्रेजों की क्रूरता को आंखों देखा हाल सत्याग्रह गीता में उन्होंने लिखा। इरविन समझौते की घटना उसमें आई। और आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का पत्र इरविन को जो लिखा गया है वो अंग्रेजी में है, लेकिन जब पंडिता क्षमा राव उसका अनुवाद प्रस्तुत करती हैं तो आपको लगेगा कि ये मौलिक है। तो ये जो
सत्याग्रह गीता है, ये वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम की गीता ही है। और ये पूरा, फिर इसके बाद उत्तर सत्याग्रह गीता ये लिखती हैं। तो 1931 में ये ग्रंथ लिख के तैयार हुआ और इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन भारत के प्रकाशक कभी भी इसको प्रकाशित करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेजों की इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा गया था। तो इनके जो पति थे बड़े आदमी थे और उनका जो है फ्रांस में मित्र मंडली थी, तो वहाँ भेज करके इन्होंने फ्रांस से उत्तर सत्याग्रह गीता का पहला जो संस्करण निकला 1932 में, वो वहाँ से निकला। बाद में क्षमा राव की पुत्री जो लीला राव थी, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद भी कराया और बाद में 1952 तक में उसके कई संस्करण निकल गए। और जो आपने अरविंद घोष की बात की, महर्षि अरविंदो जिन्हें कहते हैं, इनको भी जेल में बंद कर दिया गया था बड़ौदा में। जब ये बड़ौदा जेल में थे तो इन्होंने स्वप्नाविष्ट अवस्था में भारत माता के दर्शन किए। और जो भारत माता का चित्र आज आप देख रहे हैं जी, वो भारत माता का चित्र उनने जो वर्णन किया है, भवानी भारती नाम का एक छोटा सा संस्कृत काव्य उन्होंने लिखा, उस संस्कृत काव्य के वर्णन के अनुसार देखा तो स्वप्नावस्था में जब वो देखते हैं कि विकराल काली मेरे सामने खड़ी है और एकदम से क्रोध से तप रही है, तो एक महर्षि अरविंद योगी हैं, क्योंकि वो साक्षात्कार कर रहे हैं एक तत्व का। तो वो कहते हैं कि माने तुम कौन हो देवी? तो वो कहती है मातास्मि भो भारतीया नाम, मैं भारतीयों की माता हूँ, सनातनों की, तुम सनातनों की माता हूँ। और तुम लोग डर रहे हो कि मैं जो है हम मर जाएंगे, तुम में सनातन रक्त बह रहा है मेरा, कभी तुम नष्ट नहीं हो सकते। और तुम्हारे हृदय में निहित जो अग्नि है, उस अग्नि को प्रज्वलित करो और शत्रुओं को जला डालो। ऐसा मतलब वो वीर रस से परिपूर्ण बातें वो करती हैं। और वो कहते हैं कि तुम में जो अनेकता है, कि कोई बंग है, कोई कलिंग है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, इस तरह की जो अनेकताएं हैं उन सब को दूर करके और तुम जो है युद्ध करो। तो वो भवानी भारती जेल में ही वो लिखे थे। सवेरे वो जब लिख के वहीं रख दिए तो एक पुलिस वाला आया और देखा कि ये तो कुछ लिखा है। अब वो संस्कृत में लिखा था तो उसको समझ में नहीं आया, तो उसने जब्त कर लिया उसको जी। और जब जब्त कर लिया तो अपने स्मृति के आधार पर उन्होंने पुनः उसको ले करके और जेल के बाहर भेजा लिख करके, और वो फिर प्रचारित हुई। आज उसका अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद सब कुछ पांडिचेरी के आश्रम से जो है उपलब्ध है। तो और अंग्रेज़ों ने हमारी बहुत रचनाओं को जब्त कर लिया। आपने मथुरा प्रसाद दीक्षित का नाम लिया। मथुरा प्रसाद दीक्षित ऐसे आचार्य हैं जो काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में पढ़े और लाहौर में एचिसन महाविद्यालय में अंग्रेज़ों को बच्चों को पढ़ाने के लिए वो चले गए। लेकिन वहाँ जब वो गए तो वो देखे कि मैं तो ये क्या देश के साथ अपकार कर रहा हूँ, तो उन्होंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद असहयोग आंदोलन में कुछ बोल चाल रहे होंगे तो सोलन नरेश, जो हिमाचल प्रदेश में सोलन है, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने उनको देखा और उन्होंने अपने राज्यसभा में पंडित रखा और कई नाटक उन्होंने महाराणा प्रताप के चरित्र पर, शिवाजी के चरित्र पर कई नाटक लिखे। और जो उन्होंने भारत विजयम नाटक लिखा 1937 में, तो 1937 में ही उन्होंने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले घोषणा करने वाले यही थे देश। 1937 में उन्होंने घोषित कर दिया। अच्छा, इनके नाटक जैसे अभी आज हम लोग लोकोत्सव जो मनाते हैं, नवरात्र है, ये सब तो जनता के सामने मंचन होता था। और लक्ष्मण स्वरूप जैसे महाविद्वान, महामनीषी, वो उसका निर्देशन करते थे। तो जब ये भारत विजयम का मंचन हुआ तो राजा ने देखा कि ये तो हमको फंसा देंगे, तो उसको जब्त कर लिया गया। और फिर बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ और संपूर्णानंद जी जो है वो शिक्षा मंत्री बने, तो 200 रुपये की ग्रांट उसको दी गई और भारत विजयम जो है वो छपा। तो इस तरह, और वो संस्कृत में तारिणी संस्कृत महाविद्यालय सोलन में उन्हीं के लिए खोला गया राजा के द्वारा। वहाँ प्राध्यापक रहे, राजगुरु भी रहे, वो पढ़ाते रहे। तो इस तरह से संस्कृत के जो भूमिका है वो थोड़ी देर में तो नहीं रेखांकित की जा सकती, क्योंकि लगभग 100 वर्षों का स्वतंत्रता
माने प्राप्ति से पूर्व का जो इतिहास है और वो साहित्य जो है वो बहुत विशाल है, और उस समय की जो संस्कृत की रचना धारा है वो अपने आप को दूसरी ओर मोड़ती भी है। तो आपने जो ये ग्रंथ पे काम किया है, ये इन्हीं पक्षों को निकाल के हाँ, इनमें देखना है, क्योंकि इतिहास में संस्कृत ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन संस्कृत का नाम कहीं आ नहीं रहा है। बिल्कुल। और इसलिए जो हमारी पीढ़ी है आने वाली, उसको पता चले कि इस तरह से मतलब संस्कृत का योगदान रहा। आपको बता दूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक संस्कृत के कवि थे, ये हम लोग नहीं जानते जी, लेकिन मुझे उनके द्वारा भी मातृविलापः नाम शीर्षक कविता एक मिली कि अंग्रेजों ने जिस माँ के किशोर वय के 16 वर्ष के बच्चे को मार दिया और वो किस तरह से विलाप कर रही है। तो वो ऐसे अप्रसिद्ध कवि जो हैं वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जब अप्पा शास्त्री राशि बड़ेकर की मृत्यु 40 वर्ष की उम्र में हो जाती है, वो अंग्रेजों के ही मारने से, चोट से मरते हैं, तो केशव शर्मा गलगली जो हुबली के थे वो विलाप करते हैं। इन सब का आचार्यों का नाम तक नहीं है संस्कृत साहित्य के इतिहास में। बिल्कुल। तो ये तो मैंने जो किया ये बहुत थोड़ा सा है। इस पर 10-20 लोगों की टीम 10-20 साल तक काम करे, क्योंकि अन्वेषण की बहुत ज़रूरत है, तब जा कर के कहीं ये कुछ पूर्णता को प्राप्त होगी। और जो अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया वो तो उपलब्ध नहीं हो बहुत कठिन है उपलब्ध होना। ऋषिकेश भट्टाचार्य जैसे लोग जो कि भूखे रह करके जिन्होंने संस्कृत के लिए काम किया, तो अगर ये सब रचनाएं मिलती हैं, उनका नाम हम लोगों तक आता है, वही उनका सुख होगा। और संस्कृत भाषा की जो समृद्धि है, जो अभी कहीं एक क्षेत्र विशेष में हमें रिक्तता सी मालूम पड़ रही है, क्योंकि उस समय का सब कुछ जब्त कर लिया गया जी, तो वो सारी चीज़ें जो है जी। आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही। हम लोग अब तक ये देख रहे थे कि संस्कृत राजाओं के गुणगान गाने वाली भाषा रही और राजाश्रय में ही रही, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया उस हिसाब से तो संस्कृत ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। संस्कृत के कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, और जितने भी बड़े क्रांतिकारी हुए कहीं न कहीं संस्कृत से स्पर्श किए हुए हैं। आप इस चर्चा में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।